गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फ्रिक्शन वाइंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन वाइंडर और पोपे वाइंडर सेकेंड टाइप ऑफ वाइंडिंग वाइंडर है। पहले हम लोग ड्रम वाइंडर के बारे में डिस्कस किए। इस लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन वाइंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मनोरंजन कुमार, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम NIT जमशेदपुर. So I will move forward to the lecture. So लेट्स इंट्रोड्यूस फ्रिक्शन वाइंडर। हम लोग फ्रिक्शन वाइंडर को इंट्रोड्यूस करते हैं। फ्रिक्शन वाइंडर को कोप वाइंडर भी बोलते हैं। कोप वाइंडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेम ऑफ द इन्वेंटर जो इनका है फ्रेडरिक कोप। फ्रेडरिक कोप ने इसको इन्वेंट किया था फ्रिक्शन वाइंडर को, उन्हीं के नाम पे कोप वाइंडर भी इसको बोला जाता है। और ये भी स्कीप और केज को लिफ्ट करने के लिए यूज होता है, बट इसका मेन सोर्स जो है, जो वाइंडिंग रोप और ग्रूव व्हील के बीच में फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, वो फ्रिक्शन के थ्रू होता है। इसी पे इसका नाम फ्रिक्शन वाइंडर भी रखा गया है। तो फ्रिक्शन इसमें मेन रोल प्ले करता है फोर्स ट्रांसमिशन में, वाइंडिंग रोप से ग्रूव्ड व्हील से वाइंडिंग रोप। ग्रूव्ड व्हील को आप मोटर के थ्रू रोटेट कर रहा है, और ग्रूव्ड व्हील में फ्रिक्शन लाइनिंग रहता है, जिससे वाइंडिंग रोप में फ्रिक्शन के थ्रू फोर्स ट्रांसमिट होता है और फर्दर केज लिफ्ट या लोवरिंग होता है। ये जनरली मॉडर्न डीप शाफ्ट माइनिंग में यूज किया जाता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसमें मेन वर्किंग प्रिंसिपल में फ्रिक्शन रोल प्ले करता है। तो एक इसमें ग्रुप फ्रिक्शन पुली होता है। ग्रुप फ्रिक्शन पुली या सीप कह लीजिए, जो मोशन ट्रांसमिट करता है रोप में। सीप में फ्रिक्शन लाइनिंग होता है। फ्रिक्शन लाइनिंग के थ्रू रोप कांटेक्ट में रहता है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू ग्रुप शिफ्ट से रोप में फोर्स ट्रांसमिट होता है। आर्क ऑफ कांटेक्ट 185 डिग्री टू 230 डिग्री रहता है रोप और शिफ्ट के बीच में, ग्रुप के बीच में। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाइंडिंग रोप और शिप लाइनिंग के बीच में 0.2 होता है। रोप के दोनों एंड्स पे केजेज और स्कीप लगे हुए रहते हैं। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। मान लीजिए आपका सीव है, इधर आपका लोडेड केज है, और दूसरा एंड पे एम्प्टी केज। तो आप देख सकते हैं कि इस पे यहाँ पे ग्रुप लाइनिंग रहता है, जिसमें रोप कांटेक्ट में रहता है। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना रहता है? 185 डिग्री टू 230 डिग्री। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच में, रोप और शिप के बीच में 0.2 है। स्कीप या केज रोप के दोनों एंड पे अटैच किए हुए रहते हैं। एक लोडेड टब रहता है, एक एम्प्टी टब रहता है। और जैसे ड्रम वाइंडर में हम लोग देखते थे कि रोप ड्रम से अटैच था, इसमें नो रोप ड्रम से अटैच रहता है। मेन फ्रिक्शन ही पुली और रोप में मोशन ट्रांसमिट करता है थ्रू फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसमें मेन डिफरेंस ड्रम वाइंडर और फ्रिक्शन वाइंडर में यही है कि नो रोप इज अटैच टू द ड्रम। इसमें फ्रिक्शन वाइंडर में रोप ड्रम से अटैच नहीं रहता है। और जैसे कि टेल रोप इसमें भी रहता है, जो बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है रोप का। टेल रोप इंश्योर करता है बैलेंस और इक्वल टेंशन, ताकि हमको टॉर्क का रिक्वायरमेंट अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण मिनिमम हो, ताकि रोप मेरा बैलेंस्ड हो गया तो रोप के कारण मेरा टॉर्क नहीं आएगा। वर्किंग फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। दिस इज द वर्किंग फॉर्मूला। दिस इज T1 by T2 इक्वल टू E to the power म्यू थीटा। ये बेल्ट ड्राइव अगर आप पढ़े होंगे तो बेल्ट ड्राइव, बेल्ट कन्वेयर में ये चीज आप देखे होंगे कि टेंशन, मान लीजिए इधर आपका लोडेड टब है,
आपका लोडेड टब है। दूसरा साइड आपका मान लीजिए 1 मिनट, मान लीजिए दूसरे साइड मेरा एम्प्टी टब है, इधर एम्प्टी टब है, तो इसको रेज किया जा रहा होगा, लोडेड है तो ऊपर ही खींचा जाएगा, तो इधर टेंशन T1 और ये एम्प्टी है तो नीचे ही जा रहा होगा, इधर टेंशन T2 है। तो ऑब्वियस सी बात है T1 आपका T2 से ज्यादा रहेगा। T1 टेंशन जो रहेगा, जो इंटरिंग द, जो व्हील को इंटर करता, मतलब जिसको रेज किया जा रहा है, उस रोप में टेंशन T1 ज्यादा रहेगा, और दूसरा रोप T2 जो एम्प्टी केज को नीचे ले जा रहा है उसमें टेंशन कम रहेगा। तो इसका वर्किंग फॉर्मूला है, इसका रेशियो, दोनों टेंशन का रेशियो जो है T1/T2 वो e⁻μθ के इक्वल होता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन क्या है। T1 क्या है, जो रोप इंटर कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है लोडेड टब को, उसका टेंशन रोप का। दूसरा T2 जो एम्प्टी केज को नीचे ला रहा है, उस रोप में कितना टेंशन है। म्यू क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसका वैल्यू 0.35 से 0.5 के बीच में रहता है। और थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ग्रूव, पुली एंड रोप, रोप स्लीपेज। हाँ, अब आगे देखते हैं, अगर T1/T2 का वैल्यू 1.5 से 1.6 से ज्यादा हो जाए, उसमें मतलब ऐसा ऐसा कुछ हो कि इधर आपका T1 है, T1 है जो ऊपर जा रहा है, और इधर T2 है जो नीचे आ रहा है। तो अगर T1/T2 का रेशियो 1.5 से 1.6 से ज्यादा हो जाए तो उसमें स्लीपेज होने लगता है, स्लीपेज का चांस हो जाता है। इसलिए T1/T2 जितना कम रहेगा, जितना ये रेशियो जितना कम रहेगा, उतना ही लेस पॉसिबिलिटी रहेगा रोप स्लीपेज का। रोप स्लीपेज मिनिमम से मिनिमम होने का चांसेस रहेंगे जब T1/T2 का रेशियो 1.5 से कम रहे, और लोअर रहेगा तो मोटर का टॉर्क भी कम लगेगा। लोअर विल बी द मोटर टॉर्क। रोप अरेंजमेंट के बाद बारे में देख लेते हैं। फ्रिक्शन वाइंडर में 2 से 4 या उससे ज्यादा भी रोप यूज हो सकते हैं। जैसे आपका एक केज है, एक केज से एक दो रोप भी जा सकते हैं, 4 रोप भी जा सकते हैं। मान लीजिए लोडेड वाला था आपका, और इधर आपका मान लीजिए एम्प्टी वाला है, तो इससे भी 2 जाएंगे। हाँ, तो इसमें फ्रिक्शन वाइंडर में ऐसा नहीं है कि सिंगल रोप ही जा सकता है, 2 भी जा सकता है, 4 भी जा सकता है, और उससे ज्यादा भी जा सकता है। मगर टेल रोप क्या रहेगा, सिंगल ही रहेगा। टेल रोप क्या रहेगा, सिंगल ही रहेगा। टेल रोप सिंगल रोप रहेगा। तो इस केस में टेल रोप, मेन रोप, ये जो मेन रोप्स हैं उसको बैलेंस करना चाहिए, यानी मेन रोप, 2 मेन रोप का जो वेट होगा वो सिंगल मेन रोप का वेट होना चाहिए। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 4 मेन रोप यूज किया जा रहा है, 4 मेन रोप यूज किया जा रहा है, जिसमें ईच रोप का वेट है 2.8 kgf पर मीटर। तो 4 रोप का आपका वेट हो जाएगा 11.2 kgf पर मीटर। तो टेल रोप जो होगा वो सिंगल रोप का वेट आपका 11.2 kgf होगा, मतलब 4 रोप का वेट के बराबर सिंगल एक टेल रोप का वेट होगा, ताकि ये बैलेंस। टेल रोप लगाते क्यों, बैलेंसिंग करने के लिए। तो बैलेंस करने के लिए, बैलेंस तभी होगा जब सारे रोप का वेट टेल रोप का वेट के बराबर हो। ओके, थैंक यू।